नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज बात संसद में हुए हंगामे पर। आप सबों को पता है कि विपक्ष के कुछ सांसद कल इतवार को उपसभापति के समक्ष अपने व्यवहार से, कहिए मैं तो कहूँगा कि अपने साजिश के तहत रचे हुए व्यवहार से, लाइमलाइट में आने की भूख से संसदीय मर्यादा को चकनाचूर कर दिया। इस तरह के कुकृत्य हमने इसके पहले संसद में नहीं देखा, जहां एक राज्यसभा का चुना हुआ सांसद करीब करीब मारने जैसा आक्रमण उपसभापति के ऊपर कर दिया। ऐसा हमने देखा नहीं है। हाँ ब्रजेश भाई, नमस्कार। जिन जिन सांसदों ने अपना उद्दंडता दिखाया, उनकी बिहेवियर भी जान लीजिए। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जैसे खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो एक संजय सिंह है, बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये ठाकुर साहब उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन ना तो इनमें ठाकुर है ना ही साहब है। बहुत दुखी मन से कह रहा हूँ कि संजय सिंह है। छी 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 छी। अगर ऐसा सिंह है तो ऐसा सिंह राजपूत समाज को नहीं चाहिए। संजय सिंह के संसद में के है किसी कार्रवाई पर असंसदीय शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आप सब लोगों से, जो क्षत्रिय समाज के हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, उन सब से क्षमा मांगता हूं। संजय सिंह से नहीं। संजय सिंह का व्यवहार जब से राज्यसभा में आए हैं तब से बेहूदगी से कम नहीं, वो बेहुदा जैसे लग रहे हैं। कहीं से आदमी जैसा कोई उनका व्यवहार ही नहीं है। उस आचरण को मतलब ये लग रहा है कि अगर किसी हल्के दर्जे के आदमी को कोई गंभीर पोस्ट पर दे दिया जाए तो वो आदमी उस पोस्ट की मर्यादा संभाल ही नहीं पाता। संजय सिंह ने यही साबित किया। संजय सिंह उत्तर प्रदेश में जो बेवकूफ़ाना, बेहुदियाना और बदतमीजी वाला राजनीति कर रहे हैं, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और जल्द से जल्द सद्बुद्धि दे। ये मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो जहर राजनीति में घोल रहे हैं उनको कब सबक मिलेगा। वोट के माध्यम से तो उनको पूरे देश भर में सबक मिलेगा। 5 आदमी भी उनका नहीं जमानत बचा पाया। जीतने के तो बाद दिल्ली में गलती से हो जाती है। असल में क्या है कि दिल्ली में भी अगर मैं कहूँ तो दिल्ली में शायद उनको जितवाया जाता है कि तुम यहीं पर उलझे रहो, बाकी जगह ठीक रखो। ये मेरा बिल्कुल सीधा सा इल्जाम है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी बेहुदा, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, जिसको बुरा लगे मेरे पर केस कर सकता है, आई विल एबल टू फेस। लेकिन जिस तरह की बेहुदगी वाली राजनीति हो रही है, उस तरह की राजनीति का लोकतंत्र में कहीं कोई स्थान नहीं है। पता नहीं है कैसे लोग हैं। संजय सिंह का राज्यसभा में ताली बजा करके, मतलब पता नहीं आप घर घर में ताली बजाने वाले समुदाय से आते हैं भैया। ठाकुर लोग कब से ताली बजाने लगे? ठाकुर तो तलवार उठाते हैं, तुम्हें ताली बजाने वाले कौम में कब से चले गए? घिन आती है तुम पर। संसद के टेबल पर चढ़ करके ताली बजा रहे हो, तो तुमको सीधा सीधा कहो कि तुम ताली बजाने वाले हो। छी संजय सिंह, थू संजय सिंह। धिक्कार है तुम पर कि तुम भी सिंह लिखते हो और उसी उत्तर प्रदेश के हो जिसके उत्तर प्रदेश का मैं हूं। अनफॉर्चुनेट, तुम भी पूर्वांचल के हो। सुल्तानपुर और बलिया में सिर्फ जौनपुर और गाजीपुर का अंतर है, उसके बाद सुल्तानपुर आ जाता है। लेकिन धिक्कार है संजय कि तुम उसी पूर्वांचल के हो। घिन आती है तुम पर। देखिए, विरोध करना ठीक है, जरूर करना चाहिए। बेल में आना भी कोई बहुत अशोभनीय और संसदीय बात नहीं है, कोई निंदनीय बात नहीं है। लेकिन बेल में आकर के उस बेहुदों की तरह से ताली बजाना है, ये बहुत, पता न मेरे को घिन आ गई। अब वो आदमी संसद का हत्यारा लिखा हुआ है, तेरे को अपने शब्द पर ध्यान है। लिख क्या रहे? हत्यारा लिखते हैं। अबे तू लोकतंत्र का हत्यारा है। तेरा चुना हुआ मुख्यमंत्री 26 जनवरी को रजाई में सो गया। उसको अपने लोकतंत्र की मर्यादा का मालूम नहीं, संविधान की मर्यादा का मालूम नहीं, संसदीय मर्यादा का मालूम नहीं है। तुम लोग ये साबित कर चुके हो कि किसी हल्के दर्जे के आदमी को अगर कोई गंभीर जगह पर बैठा दिया जाए तो वो उसका वही हाल करेगा। जिस तरह से बंदर के आंख में उस तरह दे दिया जाए तो वो उससे अपना गाल काट लेगा, जो सामने आएगा उसको काट देगा। उस तरह का सदुपयोग नहीं कर सकता। ये साबित कर दिया है अरविंद केजरीवाल एंड उनकी नौटंकी टीम ने कि ये सब के सब गंभीर लोग नहीं है। इनको गंभीर जगहों पर भेज करके आप गलत कर रहे हैं, जिन्होंने इनको गंभीर जगहों पर भेजा है। अब आते हैं ममता बनर्जी के कुछ लोगों का। डॉरे को राम, जो ओवराम है, उनका बिहेवियर एकदम गुंडे वाली थी। आप रूल बुक फाड़ रहे हैं,
अब टीवी पर ब्रॉडकास्ट हो रहा है, दुनिया आपको देख रही है, आप लोग माननीय कहलाते हैं, आपको रेल में भाड़ा नहीं लगता, रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं होती। आप जब स्टेशन पर जाएंगे, स्टेशन मास्टर को आपको सीट देना कंपलसरी है। एक जनरल नॉलेज का प्रश्न है कि हाँ, कुमार श्रीकांत जी को सादर प्रणाम। एक जनरल नॉलेज का प्रश्न है कि रेलवे स्टेशन पर भारत के राष्ट्रपति, मुख्य चीफ जस्टिस और संसद सदस्य दोनों अगर चले जाते हैं तो संसद कुछ संजय सिंह पर बोला, इसको बैक करके देख लीजिएगा कुमार श्रीकांत जी। अब तक संजय की ही तारीफ कर रहा था, अभी बैक में तो नहीं जाएगा, कल देखिएगा। ये अब तक तारीफ संजय की हो रही थी। ममता बनर्जी पे तो अब आया मैं जितने कितना देर से बोल रहा हूँ, मैं 1 मिनट देखूँ, अच्छा अभी दबेगा तो आ जाएगा। मैं जो 5-7 मिनट से संजय का ही तारीफ कर रहा हूँ, इसको दोबारा देख लीजिएगा। बेशर्म नेताओं के सटीक समझ जी। आदरणीय प्रेमनाथ देवदेव जी सादर प्रणाम। तो उसका वैसे बात विस्मित हो गई। ममता बनर्जी के पार्टी की जो लोग जो संसदीय इतिहास में आते हैं, तो आप लोग, हाँ वो मैं बात कर रहा था चीफ जस्टिस वाली, हाँ सॉरी याद आ गया। तो ये जनरल नॉलेज का प्रश्न है कि अगर रेलवे स्टेशन पर भारत के राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस और संसद सदस्य जाएगा और एक ही सीट है, तो स्टेशन मास्टर किसको देगा? आपको जान करके आश्चर्य होगा कि वह संसद सदस्य को देगा, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति और मुख्य चुनाव आयुक्त जनता के काम के लिए नहीं यात्रा कर रहे हैं, उनका सरकारी यात्रा है, उसको रोका जा सकता है, टाला जा सकता है, लेकिन संसद सदस्य जनता के काम के लिए जा रहा है, उसको नहीं रोका जा सकता। आपको इतनी बड़ी मान्यता मिली हुई, आपको माननीय कहा जाता है। आपके जिन आदमी का अपमान कर रहे थे ना, वो भी बलिया के मेरे गांव के बगल वाले ठाकुर साहब हैं, और आपसे कमजोर ठाकुर नहीं है, वो भी उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के सेंगर राजपूत हैं। और आपको विनम्रता से मान्य संजय जी कह रहे थे, संजय जी भी नहीं कर रहे थे। आप जिस बदतमीजी का परिचय दे रहे थे, आपको बदतमीज कहना चाहिए था, लेकिन उस गरिमामय सीट का मान रख रहे थे कि उस सीट पर बैठ करके ओछी और हल की बातें नहीं की जा सकती। वो पूर्वांचल का बेटा है जिन्होंने अपनी मर्यादा रखा है, और उस मर्यादा को आप तार तार कर रहे हैं। संसद की कार्रवाई जब हमारे जैसा अनपढ़ आदमी देखेगा तो क्या कहेगा? मतलब संसद का मतलब यही है जो गांव में डोंकोच होता है? संसद का मतलब यही है जो दबंगई होती है, जो हुड़दंगई होती है? माना कि संसद में कवच आपको प्राप्त है, संसद में कि ये कानून माइक फोड़ करके, सर तोड़ करके अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप पर केस नहीं बनेगा, क्योंकि आपको संसद के रूप में विशेष अधिकार प्राप्त है, उस पर नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप बेशर्मी का सारे हद पार कर जाएंगे। विरोध आपका किस बात का था? जो हमने पूरा, वो राज्यसभा की पूरी कार्रवाई हमने देखी, उसमें कहा जा रहा था कि अगर आप डिवीजन मांगते हैं तो आप सीट पर जाइए। कानून भी यही है कि आप सीट पर जाकर के डिवीजन मांगिए, क्योंकि सड़क पर खड़ा होकर के तो संसद है नहीं भाई। संसद को आपका वो सीट अलाटे, आप सीट पर जाइए, वहाँ माइक रखा है, आप उस माइक में कहें, वहाँ 3 तरह की बटन होती है, लाल, हरी और पीली, उनमें लाल बटन दबाइए कि मुझे ऐतराज़ है, आपको विरोध में मत देने का अधिकार है। आप पेपर मत मांग लीजिए कि हमको बटन में संदेह नहीं है, हो सकता है ईवीएम की तरह से बटन भी हैक हो रहा हो। आप कहते तो कागज में लिखिए, वो तो सीधा डिस्प्ले होता है, कहिए कि मैं कागज पर लिख करके दे रहा हूँ। आपने डिवीजन मांगना सड़क पर हंगामा करने वाली बात है। गिनती आपको पता है कि आप कम में है, क्योंकि वहाँ कोई गुप्त मतदान तो है नहीं, वहाँ तो ओपन मतदान है, और गिनती में आपको पता है कि आप कितने लोग हैं और आपके विपक्ष में कितने लोग। तो आपको पता था कि उसमें कोई वो जो सभापति या उपसभापति या जो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं कि आई थिंक, आई हैबिट, आई हैबिट, आई हैबिट, आई थिंक, नो हैबिट, नो हैबिट, नो हैबिट, ऐसे थोड़े कहते हैं। वो ऊंची कुर्सी में बैठा देख रहा है कि कितने लोग आई हैबिट में हैं और कितने लोग नॉन हैबिट में हैं, उसको देख करके कह रहे हैं, आपके कहने से नहीं करते। गिनती के लोग होते हैं वहां पर, उनको पता है कि दाहिने तरफ कितने बैठे हैं और बाएं तरफ कितने बैठे हैं, उनको दाहिने बाएं की गिनती नहीं है। तो राज्यसभा के सभापति उपसभापति कैसे बनेंगे? आपसे ज़्यादा बढ़िया पढ़े हुए मजे और सीनियर पत्रकार रहे हैं वो हरिवंश जी। उपसभापति बनने से पहले एक वरिष्ठ पत्रकार रहे, एक अखबार के संपादक रहे, बिहार का हाईएस्ट सेलर अखबार है वो। उनको गिनती मालूम नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि मैं जो आई हैबिट कहूँगा वो कल को कोर्ट में चैलेंज हो सकती है, दुनिया देख रही है, टीवी पर चैलेंज हो सकती है। वो तो गिनती है कि भाई इतने राज्यसभा में उस दिन लोग आए थे और इस पार्टी गई है, तो सीधा है। आपको पता है कि आप फेल हैं उसमें गिनती में, तो आप देश की जनता को गुमराह करेंगे, क्योंकि देश की जनता कहें कि यार सही में हुआ का 1% भी लोगों को अगर आप बरगला दिए तो आपकी राजनीति सफल हो गई। तो आप तो दिल्ली में बरगला के राजनीति किए, लोगों को फ्री बिजली, मुफ्त बिजली देने के बाद क्या, और जब से आया तब से खत्म कर दिए। अब आप चाहते हैं कि देश भर के लोगों को बरगलाया जाए, तो देश भर में लोग बरगलाने के लिए नहीं बने संजय,
वो आपसे ज़्यादा समझदार होशियार लोग हैं, आपकी कलई जानते हैं। इसलिए पूरे देश भर में 5 आदमी भी अगर अपना जमानत बचाया हो तो हमको बता दीजिए, हमारे पास लिस्ट हम आपको भेज देंगे। आपके पास तो डाटा ही गया होगा। पूरे भारतवर्ष में आपने संसद विधायक में जितने लोगों को चुनाव लड़वाया उसमें कितने लोगों ने जमानत बचाई है अपनी? जीतना उड़ना तो बात खैर सपना ही नहीं है। तो खैर मोदी जी का रहते हुए जीतने की तो अब कल्पना भी कई लोगों को आना बंद हो गया है। तो क्या है, आपको गिनती मालूम नहीं थी? फिर आप देश की जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, जिस बिल का विरोध हो रहा है वो तो मुद्दा है। मैं चाहता हूँ 2 मिनट आप लोगों से कहूँगा। फिर मेरे द्विवेदी जी हैं, गांव के लोग हैं, बेशक नागपुर जैसे बड़े शहरों में रहते हैं, बट आदमी गांव के हैं, इस बात को समझ रहे हैं। एमएसपी कल न कैंसिल होगा या क्या करेगा जो आप लोगों को भड़का रहे हैं? मैं मान लिया है आपके पास कि एमएसपी हट जाएगी, उद्योगपतियों को सीधे खरीद की सुविधा हो जाएगी। आज तो एमएसपी है ना आपके कहने अनुसार, अभी आज की तारीख में जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे गांव में गांव वाले लोगों को एमएसपी पता नहीं है। गांव में बनिया आता है, बोले जी 1500 का गेहूं चल रहा है, पता कर लीजिए। वो क्या करते हैं सब कि 5 गो बनिया आएगा, एक को कहेगा कि 1490, 1490 से बढ़ेगा ही नहीं। और उसी का एक भाई आके कहेगा कि देखिए बोहनी करना है, गांव घर जाए खाली काजे काम करे। अब इनको लगेगा कि यार 1490 से 1500 आ गए, ले भाई तू ही ले। उसके बाद वो 15, 20, 25, 50 वर्ष खरीद लेता है। और वो जो सब लोग 1490, 1480 बोल के गए हैं वो सब बातें हैं लेके जाते हैं। ये हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, हम लोग देखते आ रहे हैं। वो सवेरे तय कर लेंगे कि लेना 1300 का है, अच्छा तो 1250 सब बोलेगा। अच्छा सबसे बड़ी बात है कि आज ना मोबाइल, उनके पास मोबाइल नहीं है और उनको पता है कि कहाँ गेहूँ खरीदी जा रही है। कोई गाँव में तो मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन भी किसी के पास नहीं था, को पता चल जाए कि किसका करती। शाम होते होते वो सारे अपने अपने साइकिल, घोड़े, ऊंट जिस पर आते थे वो लेके वहाँ चले जाते थे और वो खरीद लेते थे। उनको पता ही नहीं कि एमएसपी क्या होती है। तो आज एमएसपी का मतलब है उसको तो खत्म हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं आपको बताता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के ऐसे गांव का रहने वाला हूँ जो 3-4 जिला से घिरा हुआ है। मतलब अगर मैं पूर्व मुँह करूँ तो छपरा जिला है बिहार में, दक्षिण मुँह करूँ तो आरा जिला है बिहार में, और दक्षिण और थोड़ा पश्चिम मुँह करूँ तो सिवान जिला है बिहार में। मेरा जो गांव है, मेरा अपना गांव 3 जिला से घिरा हुआ है। मैं इस 3 जिला के बॉर्डर पे हूँ। हम लोग रोज ही हमारे यहाँ माझी बॉर्डर है, मतलब माझी चौकी लगती है यूपी बिहार की। माझी हमारा उत्तर प्रदेश का हिस्सा पड़ता है और माझी बिहार का भी हिस्सा पड़ता है। तो माझी चौकी के पास हम पुलिस वालों की उगाही करते हुए बचपने से देखते आ रहे हैं। वो साइकिल वालों का रेट तय है, 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, जो रोड तय हो। वो बनिया लोग अपना वहाँ पर सुविधा शुल्क दे करके ही जाते हैं। कम से कम बिल पास हो जाने से वो चौकी वालों की धौंस तो खत्म हो जाएगी ना। अब छपरा से कोई खरीदने है या आरा से कोई खरीदने है, क्या फर्क पड़ता है? हरियाणा से कोई खरीदने है या अभी आज के तारीख में हरियाणा पंजाब माल नहीं जा रहा है। आज के तारीख में गोरखपुर और माल नहीं जा रहा है हमारे गांव से। अब तो ट्रकों में भर करके, अब तो बहुत सारे सजग लोग हो गए हैं। ये सब छोटे छोटे बनियों से बुला के अपने यहाँ, मैं देखा हूँ कि मेरे स्कूल पर ट्रक लगे हुए बड़ी वाली, उसने क्या करा कि उसने 10-15 बनियों को बोला कि जाके खरीद लो। अब हमारे गांव के लड़के जो सड़क पर घूमते हैं बेमतलब के, उनको भी लोगों ने बोला कि एक काम करो भाई 1500 की गेहूं ले करके मेरे को दे दो। लड़के वहां ताश खेल रहे हैं बेमतलब स्कूल पर। मैं अब की बार गया था, आपको बताऊं, पिताजी के देहांत में। अगर प्रेमानंद जी आपकी बात पढ़ूंगा, ये बड़ा जरूरी चीज है, भूल जाऊंगा मैं। अभी मतलब अभी जो 1.5 साल हुआ, मैं अपने पिताजी की 13वीं में गाँव गया था। ये तो क्या हुआ कि हमारा अपना भतीजा आया और बोला चाचा गहुआ हुआ बचा है तो बेचोगे? हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बे, बेच देता हूँ। तो मेरी पत्नी ने बोला कि नहीं बाबूजी के क्रिया का बात है, ये प्रसाद है, हम ये गेहूँ सब बांट के जाएंगे। वो हम लोग अपने खाने में लेके रखे थे, रिश्तेदार उतरता। बाद में तो अगले दिन सब ने दिल्ली की टिकट पकड़नी थी, सब लोग, मेरे 2 भाई दिल्ली रहते, कभी बलिया रहता है। तो मेरी पत्नी बोली कि नहीं वो गेहूँ चीनी उनी बहुत सारा बचा हुआ था। तो मेरी पत्नी बोली कि ये बाबूजी का प्रसाद है, हम ये गरीब लोगों में बांट देंगे, बेचेंगे नहीं। तो मैं बोला भाई ये तू को पूछ रहा है, इतना रोडवा पर आइल बा, 1500 के मांगा था, 1490 तक लगे तोल कर तो 200 रुपये मिलता। मतलब उन लोगों को आधा घंटा में एक बार तोलाया और तोला करके 10 रुपया बोरे पर आ गया। खाली बैठे हुए हैं, कहीं 10 रुपये पान पत्ता के लिए कह रहे हैं कि भैया हम लोग 100-200 रुपये दिन भर में काम कर लेते हैं। ट्रक आती है और कहते हैं कि आज 1390 का रेट खुल गया है, अब जाओ 1390 में है। अब वो 1390 में वो लेगा। अब जिधर से वो 1380 में ले लें, 70 में ले लें, जो जिस
उनको पता है कि गांव में किस आदमी की तबीयत खराब है, उसको गेहूं बेचना है, वो उसी कहाँ जाएगा, पैसे जरूर रहना। हाँ तो काले कर्जे लीजिएगा, गेहूं में बेच दीजिए, हम 1250 में ले रहे हैं। मतलब जो तो चल रहा है आज भी, वो एमएसपी छोड़े ना, उद्योगपति तो जाएगा। आपको एक और किस्सा बताऊं, उसमें आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी की बात पढ़ दूं मैं। आपने लिखा है कि भूपेंद्र यादव ने तार्किक तथ्यों से विपक्ष को तार तार कर दिया, पर विपक्षों की असभ्यता पर प्रकाष्ठा करते हुए उपसभापति महोदय की शालीनता अनुकरण। असल में क्या है आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी, असल में अभी क्या है ना कि थोड़ी सी ये भी सोचनी पड़ेगी कि विपक्ष और पक्ष, हमारे भारतीय जनता पार्टी भी अगर विपक्ष में होती तो इसी तरह की राजनीति करती। मैं बड़ा एकदम साफ समय किसी पार्टी का बंधा हुआ नहीं हूँ। आपको बता दूं कि यही बिल कांग्रेस लाई थी। उस वक्त आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने पार्लियामेंट में कहा था, मुझे याद है, कि आप आढ़ती खत्म कर रहे हैं, आढ़ती किसान का एटीएम है, उसके बेटे की शादी पड़ती है तो आढ़ती से पैसा लेता है, उसके घर तबीयत खराब होती है तो आढ़ती से पैसा लेता है। जब एफडीआई का भारत में बात हो रहा था, कांग्रेस लाई थी, तो लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी का जो विदेश में पैसा है ना, उसको इनडायरेक्ट बुलाने का इस साजिश है। तब 50% एफडीआई गलत था, अब 80% 90% एफडीआई है, वो सही है। कांग्रेस के टाइम में 14% जीएसटी था, तो वो देश को बिक रहा था, बनिया को बर्बाद कर रहा था। अब 14% मिनिमम है, 28-30% जीएसटी है, वो ठीक है। हमारे देश में विपक्ष की राजनीति होती है, कांग्रेस और भाजपा की नहीं है। यही कांग्रेस कल सत्ता में आएगी तो इन्हीं सब चीज पर लाएगी, और यही भारतीय जनता पार्टी जो अभी विपक्ष में है वो उन्हीं सब बिंदुओं पर विरोध करेगी। हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमको मुद्दे का विरोध नहीं करना, हमको सरकार का विरोध करना है, और जब तक ये हटेगा नहीं तब तक हम लोकतांत्रिक रूप से मजबूत होंगे नहीं। और उसका वजह यह है कि किसी के पास कोई नीति नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है कि आपने करना क्या है। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी, आपको बताऊंगा, आपको जान करके बड़ा खुशी होगी, आपका तो आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है। नाम नहीं रखूंगा, उन्होंने फोन किया था, वो बहुत बड़े आदमी हैं, अभी तो घर सरकार में बड़े ऊंचे पोस्ट पर है। उन्होंने मुझको फ़ोन किया, बोला राकेश परमार, तुम्हारा कभी कभी तो देखता हूँ 1-1 घंटे की वीडियो लगाते हो, लेकिन जो कल तुमने वीडियो लगाया था ना बख्शी साहब के साथ कि अगर भूकंप बम गिर जाती है तो हम, वाकई राकेश अनुकरणीय है। समाचार चैनलों पे कहीं नहीं है, समाचार चैनलों पर तो बमों की गिनती कराई जाती है कि पाकिस्तान में इतना बम है, चाइना में इतना बम है, भारत में इतना बम है, लेकिन कहीं ये नहीं बताया जाता कि अगर वो एक बम गलती से या जरूरी से गिर जाता है तो हम और आप जैसे सिविलियन का क्या करेंगे। तुमने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बोला सर आप तो इतने ऊंचे ओहदे पे, आप चाहे तो कर दे। बोला वो राकेश बाकी तुम समझते हो, मैं क्या कहूँ, छोड़ो जाने दो। बड़ी निराशा होकर के उन्होंने बात कहा। उसी तरह से आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी, हमारे देश में कोई रोड मैप नहीं है विपक्ष के पास, कोई रोड मैप नहीं। आज विपक्ष अनर्गल बातों को छोड़ करके, अगर जो मैंने कल फेसबुक पर उठाया था ना, भाई बम 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 कर रहे हो, अगर एक बम गिर जाता है तो हमारे लोग रहेंगे कहाँ। भूमिगत तो घर कहीं है ही नहीं। भूमिगत छोड़ो, माचिस के डिब्बे में लोग रहे, 20-20 30-30 मंजिल शहरों में फ्लैट बने हैं, और एक 14 में 15 मंजिल 18 माले पर लोगों की फ्लैट है। बम गिरेगा, जब तक वो नीचे आते आते तो हवा हो जाएंगे, कहाँ रखोगे। एक अपार्टमेंट होती है, उसमें तो पूरा गांव बसा हुआ है, कहाँ रखोगे उन लोगों को, किधर जाएंगे वो लोग। क्या आप टीवी में शाम को बोलते हो कि अगर इस तरह के कोई हो, अगर बेसमेंट ना मिले तो जो कार पार्किंग के लिए बेसमेंट अपार्टमेंट होता है, कृपया वहाँ तो कम से कम चले जाइए। आप अपने नज़दीकी मेट्रो स्टेशन में सीधे घुस जाइए, वो बेसमेंट है। कहीं भी भूमिगत जाइए, वो आपने कभी कहा, ये कभी किसी रेडियो पर किसी टीवी पर अनाउंस हुआ। प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते हैं, मन की बात में उन्होंने कहा कि मेरे एक मन की बात दे दिए। वैसे मेरी बाहुबल पर भरोसा है, मेरे सेनाओं की शक्ति पर भरोसा है, चीन पाकिस्तान ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता। लेकिन अगर मान लीजिए कि बाई मिस्टेक बमबारी नहीं हुआ, हमारी जो ये जो हथियार रखे हुए हैं, हथियारों के बगल में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन भी हथियार में विस्फोट करा सकता है। मान लो बम ट्रक से जा रहा है, किसी तरह की मिसअप ने, देखिए मानव चूक तो कभी भी हो सकता है। बारूद के ढेर पर अमेरिका में मानवीय चूक से कोई बम फट गया, कोई बम हवाई जहाज से बम प्रैक्टिस के लिए जा रहा है और पायलट का गलती से एक जगह बीच दब गया, 1%, इसकी तो कोई गलती से दब गया। उस गलती से दबने का क्या हो, क्या आप, माननीय प्रधान ने कहा कि अगर इस तरह से हो जाए तो आप अपने बचाव में ही जाइए। हम सब ने देखा है कि कोरोना काल में हम लोग
पता ही नहीं था कि हमको हाथ धोना है कि मुंह धोना है, पाँव धोना है कि क्या करना है। हम एकदम जो कुछ कहता था, कोई कहता था कि दरवाजा में बंद हो जाओ, कोई कहता घर में बंद हो जाओ। आपको पता है आदमी अपने घर बच्चों को भी पुचकारता नहीं था कि यार कोरोना जैसे घुसा हुआ हो हमें हम तो। लेकिन पहले से जब अब लोगों को कुछ पता चल गया कि भाई ये उपाय है तो लोग कर रहे हैं। तो इस तरह के उपाय आता है। अगर विपक्ष हमारा इसी को मुद्दा बनाकर राजनीति करे तो क्या है। तब तक आदरणीय अमर द्विवेदी जी को सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। द्विवेदी जी ने मुझे मार्गदर्शन किया, मैं चाहता हूँ आप उनका मार्गदर्शन पढ़ लूँ, मेरे लिए लाभान्वित होगा। द्विवेदी ने कहा कि महाराष्ट्र में 2006 से 8 में ऐसा ही अधिनियम राष्ट्रवादी एवं कांग्रेस की साझा सरकार ने लाया था और आज भी लागू है, फिर भी ऐसे कानून का विरोध न्याय संगत कैसे। आदरणीय द्विवेदी मैं यही कह रहा हूं, खैर आप तो सुन भी ले, आप तो भी थोड़ी देर से हैं कि हमारे देश में कांग्रेस और भाजपा नहीं है, हमारे देश में पक्ष और विपक्ष है। आप छोड़िए ना राष्ट्रवादी कांग्रेस बाद में बात करते हैं। मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, यूट्यूब पर पड़ा हुआ देख लीजिएगा। सुषमा स्वराज जी ने इस बिल का विरोध किया था जो कांग्रेस लाई थी। चिदम्बरम जी बैठ भर करके मुस्कुरा रहे थे, इस बिल का विरोध कर रहे थे। आज वही इस बिल में कर रही है कि हमारे असल में क्या है द्विवेदी जी, जो मेरे समझ में, आप लोग तो बड़े गुणी लोग हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, हम बिल्कुल अनपढ़ गवार और बिल्कुल देहाती मूल आदमी हैं, हमको बिल्कुल समझ नहीं है। लेकिन आप जैसों के सान्निध्य में जो समझते हैं, असल में क्या है कि हमारा राजनीतिक दल खूब बढ़िया से समझता है कि राकेश परमार को मुद्दे की समझ नहीं है। जिस दिन वोट लेना होगा मैं राकेश परमार को सिर्फ एक ही बात कहूंगा, परमार जी नेताजी ये अमर द्विवेदी, मतलब द्विवेदी तो तुम जानते हो ना। हाँ द्विवेदी में पंडित जी होंगे। हाँ बस तुम समझ गए। अब तुम देखो, अपना अपना ही होता है, ठाकुर भाई हैं, हम इस बात का ध्यान रखना। और द्विवेदी है, पंडित ठाकुर का नहीं होता है। अब मैं ये देखने नहीं जाऊंगा कि द्विवेदी जी मेरे खास हैं कि दुश्मन। बात मेरे कील घुस गई, नशा में हूं मैं। अब द्विवेदी जी मेरे दुश्मन है, मैं द्विवेदी जी को कभी देखा ही नहीं, कभी मिला ही नहीं। अब मैं सिर्फ, मेरे नेताजी ने कहा है कि द्विवेदी जी मतलब पंडित जी, ओहो फिर हमारा कैसे हुआ। पासवान जी, तुमको पता है ये भी पासवान लोग हैं जो भूरा बार खत्म कर, मालूम है ना, भूरा बार में तुम्हें ना भूमियार राजपूत ब्राह्मण बनिया। ओ फिर तो अब पासवान को मैंने देखा नहीं, कौन पासवान है। हमारे तो गांव में बोलता है कि कौवा कान लेके गया, आदमी अपना कान नहीं देखेगा, कौवे के पीछे भागेगा। हमको इतना न नशे से ग्रसित कर दिया गया है, और वो ये जातीय नशे से, धार्मिक नशे से, क्षेत्र के नशे, अब तो गोत्र का नशा आ गया भाई कि तू ये गोत्र है तो वो गोत्र है। तो द्विवेदी जी हमारा नेता खूब बढ़िया से जानता है कि राकेश परमार को इतनी समझ कहाँ है कि वो कहेगा कि भाई जब ये बिल आप 2008 में और 6 में लाए थे तो अभी विरोध क्यों रहे हो। तो आदरणीय द्विवेदी जी आपने लिख दिया, आपको याद है, कितने लोगों को बात याद है, कितने का नाम अमर द्विवेदी और अमर द्विवेदी इतना समझ है, कितने लोगों को प्रेम नारायण द्विवेदी इतना समझ है। सब के सब आपके जैसे समझदार नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेताजी ने जो कहा खाता ना, भाई जो नेताजी कहे वो सही, यही नेता जानता है, इसीलिए वो हंगामा कर रहा है। अगर ये जापान में, अमेरिका में, चीन में या किसी और पढ़े लिखे देश में अगर इस तरह की बेहूदगी करता तो जनता इधर आ भाई, तेरे को संसद में ताली बजाने के लिए भेजा था कि संसद में बिल पास करने के लिए भेजा था, इधर आ, आगे से मत आइए उस मोहल्ले में। उसको पता है कि हमको ये मिलेगा नहीं। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने कहे बात से पलट दिया, तो कहाँ उसको जूतियां पड़ी, पढ़ा दोबारा जीत के आ गया कि नहीं। पूरे 5 साल में उसने कोई एक काम किया जो अपने उसने कहा था, लेकिन फिर आया कि नहीं सरकार में। उसी तरह से उसको पता है कि चुनाव जीतने के लिए मुद्दे की जरूरत नहीं होती, बेवकूफ बनाने की जरूरत है। और इसमें हमारे सारे नेता पीएचडी हैं और हम सब बनने में पीएचडी हैं। बड़ी शालीनता से आपको मैं विनम्रता से क्षमा चाहता हूं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं अपने को कह रहा हूं। नेता बेवकूफ बनाने में पीएचडी है और मैं राकेश परमार, किसी और का नाम नहीं, मैं सिर्फ अपना नाम ले रहा हूं, मैं राकेश परमार बेवकूफ बनने में डबल पीएचडी। और ये दोनों लोग अपनी अपनी पीएचडी से महारत हासिल है और जीत रहे हैं। तभी तो संजय सिंह बेल में आकर के मेज पर चढ़ करके थपड़ी बजा रहा है, वो डोला सेन गाना गा रही है। अब कोई आदमी एक उसको पूछ दे कि सुन भाई कम अकल महिला, तेरे को गाना गाने के लिए संसद के बाहर भेजा कि गांधी जी की मूर्ति क्या है, गांधी जी की प्रतिमा भंग कर रंभा की तरह से वहां गाना गा, इसके लिए भेजा है कि संसद में मामला उठाने के लिए भेजा है। आपको तो आदरणीय द्विवेदी जी पता होगा कि संसद में अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो कई तरह की कमेटियां जहां पर आपकी बात सुनी जा रही है। आप आजकल तो व्हाट्सएप और फेसबुक और सोशल मीडिया है, आप सोशल मीडिया पर, मैं कह रहा हूं ना, आप आइए आकर के बैठिए कि ये बिल का ये विरोध है।
दूसरा चीज, हमारे देश में एक चीज सिर्फ बन जाए, एक चीज, द्विवेदी जी मैं कह रहा हूं, और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक कानून बन जाए कि अगर आप गलत बात और बरगलाने की बात पर राजनीति करेंगे तो आपको संसदीय राजनीति में परमानेंट के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सिर्फ एक बात कि देखिए, लोगों को समझाइए, लेकिन अगर आप कुछ गलत समझाते हुए पाए गए, अगर आपको लगा कि आप दूध को मट्ठा बता रहे हैं और असल में वो दूध है, तो आप पूरा जीवन डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आप सादा पानी को दारू बता रहे हैं कि ये रम है, जिम है, वो कोई पानी जैसा दारू होता है, मैं चूंकि दारूबाज नहीं हूं इसलिए उसे उनका नाम पता नहीं है, अगर कोई बताए कि ये पानी नहीं दारू है और अगर समय वो पानी पाया गया तो आप परमानेंट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। निर्भय भाई नमस्कार, कालवा हो, छक्का छक्का है। मैं नहीं कह सकता निर्भय भाई, आप भी सामाजिक आदमी हैं, ना कहें, आप तो एक मर्यादित पार्टी के हैं, लेकिन हाँ ताली बजाने वाला है, तालियां बजा रहा था, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो जानते हो कितने लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? आपको एक छोटी बात बता रहा हूं। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव जो कंप्यूटर का विरोध कर रहे थे तो कह रहे थे कि हमको कंप्यूटर नहीं चाहिए, हमें कंप्यूटर की जरूरत ही नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने कंप्यूटर इंजीनियर से अपनी बेटी की शादी की है और उसी कंप्यूटर के दिन पर ट्विटर पर रोज टटर टटर करते रहते हैं। मतलब अपने मेरे लिए कंप्यूटर चाहिए, आप कंप्यूटर ना पढ़ें। मुलायम सिंह यादव सबसे पहले डिस्क्वालीफाई होते हैं। उन्होंने बाकायदा, जब आदरणीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री थे, और उन्होंने नकल अध्यादेश को इतना टाइट किया कि उत्तर प्रदेश में उस वक्त जो पढ़ा वो पढ़ा और जो पास किया वो पास किया। एक छोटा सा प्रेम द्विवेदी आपकी बात पढ़ूंगा, जरा आदरणीय अमर द्विवेदी जी को एक छोटी सी बात बता दूं। मेरे बहन की शादी तय हुई थी उस वक्त, तो लड़के वालों ने पूछा कि बिटिया पढ़ी कितनी है, तो मेरा भाई बताया कि आगे की छोड़ दीजिए, इंटर और मैट्रिक वो राजनाथ सिंह के शिक्षा मंत्री रहते हुए फर्स्ट क्लास से पास की है। तो हमारे जो दूल्हे के पिताजी थे, जो बाद में मेरे बहन के ससुर हुए, बोला ना ना ना, बाकी उनके पीएचडी हमें उससे मतलब नहीं है, मुझे कौन सा उनसे मास्टरी करवानी है। कल्याण सिंह जब मैं मैट्रिक इंटर, हाँ तो फिर ठीक है, बाकी डिग्री की जरूरत है मुझे, और आगे छोड़ो, मैं सुन ही नहीं चाहता। उन्होंने बोला कि और आगे मैं सुनने नहीं चाहता। मैट्रिक इंटर कल्याण सिंह टाइम में पास किया ना, हाँ हाँ खत्म हो गया। मेरा बाबू भी उसी टाइम के पास है, ठीक है, फिर पास है। मतलब उस वक्त इतना हुआ कि जो स्किल्ड था वही पास हुआ। अब देखिए भारत की राजनीति कैसी राजनीति है, मतलब हमको तो कभी कभी हंसी आती है और कभी शर्मिंदगी से पानी पानी हो जाता हूँ। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मैं सब पुस्तक परीक्षा कराऊंगा, नकल, आप मुझे वोट दीजिए, मैं नकल अध्यादेश आज ही खत्म कर दूंगा। क्या कोई आदमी इस तरह का भाषण दे करके राजनीति कर सकता है कि आप अपना हमको वोट दीजिए, हम आपका भविष्य नाश करेंगे? मतलब कोई आदमी कह सकता है कि भाई आप हमको वोट दीजिए, मैं आपका नाश करूंगा? क्योंकि उनका अखिलेश ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता था, उत्तर प्रदेश में नकल के सारे लड़के एकदम बिल्कुल नाश हो जाए उनका भविष्य, से उनको क्या फर्क पड़ता है? अगर वो सारे के सारे लड़के पास हो जाएंगे तो वो पूछेंगे ना भाई कि मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव ही क्यों, कौन सा कंपटीशन पास किया तुम? ये राजा रानी की रियासत है कि भगवान राम दशरथ के बाद रामे को मिलेगा? ये कहाँ का रियासत है? अकबर के बाद उसके बादशाह को ही मिलेगा? पूछ देंगे। तो मुलायम सिंह को इसमें फायदा है कि सारे के सारे कमकल हो, कोई पढ़ाई लिखा ना हो, तभी तो मेरे बेटे को बस साथ देंगे। ये एक बात थी, और इस बात के लिए इस पर वोट मांगा गया और मुलायम सिंह जीते। सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट एक मुलायम सिंह जी जीत हासिल किए। ये हमारा देश है जहां कहा जाता है कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपका नाश करेंगे, क्योंकि ये नाश ही हुआ ना भाई, हम आपको पढ़ने नहीं देंगे, आप पढ़िए मत, पास कर जाइए। आदरणीय प्रेम द्विवेदी जी लिख रहे हैं कि डॉक्टर अमर द्विवेदी मेरे भतीजे हैं, भतीजे और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चिकित्सक हैं, उन्हें समाचार देखने का समय कम ही मिलता है, उनके द्वारा आपका कार्यक्रम देखकर बहुत अच्छा लगा। अरे बाप रे भाई, तो मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे पूज्यवर लोग मुझे देखते हैं। ये मैं कह तो रहा हूँ कि मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि क्वांटिटी चाहे बेशक कम हो, क्वालिटी मेरी बहुत बढ़िया है। ये बात कश्यप बख्शी साहब ने बोला था मेरे को। मैंने बोला सर आप जी टीवी पर आते हैं, आप फलाना पर आते हैं, सर हमरे जैसा साधारण आदमी पर आए तो मेरा सौभाग्य होगा। बोला परमार मैं तुम्हारा देखता हूँ, क्वांटिटी पर मत जाओ, क्वालिटी पर जाओ, तो क्वालिटी वाले लोग तुमको देखते हैं, हम तुम्हारे फेसबुक पर आएंगे। और उन्होंने 2 दिन मेरे को अपना आशीर्वाद प्रदान किया।
आज भी देने वाले थे, तो मैंने कहा सर एक दिन बीच में गैप करें ताकि आपका वीडियो सर्कुलेट हो। कम से कम 22-23 हज़ार लोगों ने पहले दिन देखा था उनके वीडियो को। तो मेरे लिए आप जैसे 2-4 लोग देख रहे, क्वालिटी वाले लोग देख रहे हैं जो मेरे बात को समझेंगे और मेरे को आशीर्वाद देंगे, क्योंकि मेरे को वो लोग चाहिए भी नहीं जो वो अरविंद केजरीवाल के फ्री वाले बिजली पर ताली बजाते हैं, मुलायम सिंह के नकल अध्यादेश वाले बात पर ताली बजाकर उनको वोट देते हैं। हमको आदमी चाहिए भी नहीं, क्योंकि उन लोगों को समझा के क्या करेंगे, भैंस क्या के बीन बजाए भैंस चली पकड़ाई, वो वाली बात है। हमको वो आदमी चाहिए जो बात को समझे। तो मैं बात कर रहा था मुद्दे की, उसको एक बार डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा तो लोग गलत बोलना बंद कर देंगे। नहीं तो आज विश्वनाथ प्रताप चिट्ठी निकालते तो बोला ये देख रहे हैं, ये वो फोर्स में दलाली का नाम है, कल शपथ लूंगा परसों ये जेल जाएंगे। वो बेचारे परलोक सिधार गए, लेकिन अब तक FIR नहीं करवाई। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो कह रहे थे कि सरकार का शपथ लेने के ठीक जो अगला काम होगा वो होगा रावत वाड्रा का जेल जाना। एक बार राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार बन के खत्म हो गई, कांग्रेस की सरकार आ गई। हरियाणा में भाजपा की सरकार एक बार खत्म हो गई, दोबारा आ गई। केंद्र सरकार में भाजपा की सरकार एक बार समाप्त कर दोबारा चल रही है, आगे भी एक आध बार के चांसेस हैं। लेकिन रावत वाड्रा पर अभी तक एक FIR नहीं हुआ। आप जान लीजिए, एक FIR नहीं हुआ। ये अगले बार भी उसको चलेगा। हम लोग कहते थे ना कि चुनावी मुद्दा होता है, तो ये कहाँ मतलब होता है, ये अगर लोगों से पूछ लिया जाए। इसीलिए नेता चाहते हैं कि हम लोग उलझुल और बेमतलब के बातों पर राकेश परमार को उलझाए रखें, ये आपस में उलझे रहें। वो कहेगा कि नेताजी ने बेल में छलांग लगाया था हमारे लिए, वो कहेगा कि आपके लिए छलांग लगाया था। अब जनता तो इतनी समझदार है, इनकी बता किस बात पर, मेरा उसमें कौन सा फायदा था जो छलांग लगाया। या तो विरोध करके बिल रुकवा देता, इतनी संख्या बल जनाता, या उसमें अमेंडमेंट ले आके कुछ हमारी वाली चीज डाल देता, क्योंकि अमेंडमेंट तो तेरा अधिकार है ना भाई। बिल जब तक विधेयक को विधि बनने से पहले संशोधन होती है, तो वो जब तक बिल लॉ बनेगा उसमें अमेंडमेंट लाता तो कहाँ जाता, वो करता। लेकिन देश की जनता तो पूछती कहाँ है। खैर मित्रों, मैं संसद के बाहर और संसद के भीतर दोनों जगह के व्यवहार से अतिशय दुखी हूँ। जितनी गुंडई और अराजकता हमारे कानून बनाने वाले और कानून की व्यवस्था करने वालों के द्वारा होती है, उतना आम नागरिक के द्वारा नहीं होता है। और इन्हें सिर्फ ये कहना है, अगर कहीं पकड़े जाते हैं तो कहेंगे कि ये विपक्ष की चाल है, और नहीं पकड़े जाते हैं तो कहेंगे कि ये जनता की मांग है। जब तक विपक्ष की चाल और जनता की मांग की बात के सहारे ये लोग करते रहेंगे, तब तक हमारे लोकतंत्र को फलने फूलने से रोकने का काम करेंगे। और अगर शुभ संकेत लोकतंत्र के लिए ये होगा कि सबके सब जनता के हित कर बात उठाएं, जनता का मुद्दा उठाएं और जनता की बात शालीनता सुधाएं, क्योंकि हमने बेहुदों को संसद में नहीं भेजा था, हमने शालीन और माननीय को भेजा था। अब आप जाकर वहाँ बेहुदा बन गए, ये आपका दोष है, हमारा दोष नहीं है। लेकिन हाँ, ये पब्लिक है, सब जानती है, सबकी कली पहचानती है। कोई तो आएगा जो 377 उखाड़ के फेंक देगा, कोई तो आएगा जो चीन को आंख दिखा देगा। एक बार हंस लीजिए जरा लाइटर मूड में। क्रिकेट मैच मैं देखा हूँ, भारत के कप्तान खड़ा रहते थे और इंग्लैंड का कप्तान आता था, आधे पिच में से फिर चला जाता था, फिर आता था और भारत वाले लोग खड़े रहते थे। एक बार सौरव गांगुली ने विदेशी कप्तान को खड़ा करा दिया, बाद में आया, उसके बाद सब के सब एक साथ मैदान में आने लगे। सौरव गांगुली के पहले लोगों को पता ही नहीं था कि भारत में कोई क्रिकेट है और कोई क्रिकेट शक्ति है। आदरणीय अमर द्विवेदी जी को दोबारा से सादर प्रणाम बोलता हूँ। आपने लिखा है कि चोर चोर मौसेरे भाई का मुहावरा चरितार्थ होता है, दिख रहा है। मेजर साहब, आदरणीय चाचा जी एवं आप प्रखर वक्ता को साधुवाद, आप दोनों को सादर प्रणाम, वापस सादर प्रणाम। तो गांगुली ने बताया कि आंख में दिखाई जाती है। तो इसी तरह से कोई तो आएगा कभी राजनीति में जो ये कहेगा कि अगर मुद्दे की राजनीति करनी है तो राजनीति छोड़ दो। कोई तो आएगा, हम आशावादी लोग हैं। जिस तरह से धारा 370 हटाने वाला आ गया, चीन को आंख दिखाने वाला आ गया, चीन बॉर्डर पर अटल टनल बनाने वाला आ गया, तो ये भी आएगा। हमको निराश नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो कल हुई है उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है, जितनी गुस्सा प्रकट जाए उतना कम है। इन्हीं दुखी मनों से मैं राकेश परमार आप सबको बिल्कुल सादर प्रणाम करता हूँ। वो प्रसन्न मन से, आदर के साथ, सम्मान के साथ
आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।